Good evening to all. Switch on your cameras. Yes. Good. आनंदिका, I hope आपने क्वेश्चंस करे होंगे. वन इज टू वन बताओ जो हमारी असाइनमेंट थी, बैलेंस क्वेश्चंस. चिराग, व्हाट अबाउट यू? जो असाइनमेंट दी थी सर वो थोड़े करे थे क्वेश्चंस. थोड़े कितने थे? 8 तो थे वो. 4 हमने क्लास में किए थे और थोड़े से कर लिए थे. 2 दिन का टाइम था बीच में. जीवन, आप बताओ बेटा. ओके सर. सारे सैम ने शायद ना किए हो, उसने मतलब बीमार था. तो हैव यू डन सैम? कोई इशू नहीं. नो आज सर. करेंगे. यस प्राप्ति. आनंदिका बताओ 1 is to 1. कर लिए थे सर. आनंदिका, यस सर कर लिए. डाउट? सर एक में था, अभी पता नहीं, असाइनमेंट ढूंढनी पड़ेगी. चल ठीक, कोई नहीं. उसमें मुझे पोस्ट कर देना आप. ठीक है. तो ओके. टुडे इज 22. थोड़ा सा टॉपिक रह गया चार्ज का, फिर हम कूलम्स लॉ में चलेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास अभी हेडिंग लिखते हैं. चैप्टर 1 लेक्चर 3. तो छोटी छोटी बातें ये आपने 10th में किया होगा. व्हाट आर कंडक्टर्स? substantial, through which charge can flow. अब जानते हैं पहले से, है ना. इसी तरह इंसुलेटर्स पे होते हैं. सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात, आई डोंट नो केमिस्ट्री में आपने किया नहीं किया, मेटल्स मेनली कंडक्टर्स. देयर में भी सम लिक्विड्स विच में भी कंडक्टर्स एज वेल, लेकिन जनरली हम मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पे. तो मेटल्स को ही मैं कंडक्टर बोल दिया करूंगा. metals have large number of free electrons. इसमें को बच्चा मुझे बताए, have you any idea कि metals have large number of free electrons, what does it mean? तो बच्चा मुझे बताएगी. यस सर. सैम, क्या 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 मतलब है इसका? सर इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो शेल्स में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मतलब लूजली बाउंड होते हैं. काफी ज्यादा मतलब लूजली बाउंड होते हैं. लूजली बाउंड मतलब 8 आपने के केमिस्ट्री करीब. में 8 से ज्यादा. फील कर यस रखी है. गुड गुड. यस सर. मैं फिर भी थोड़ा सा लू बोलूं कि यहाँ पे, और ये लार्ज का आइडिया दूं आपको मैं. ये ना सारे साल में 3 4 5 बार ये बात आएगी कि लार्ज का मीनिंग है. एक तो हमें अगर एग्जांपल लें, मैं 2 मिनट के लिए मान लूं कि आपको ये नहीं पता कि मेटल्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हम सोडियम की एग्जांपल ले लें. सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281. हर एटम, ये सोडियम के एटम की बात हो रही है ना, तो ये लूजली बाउंड है. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अगर सोडियम का क्रिस्टल हमारे पास 2D में बात कर लूं, अगर मैं ये सोडियम अगर सॉलिड फॉर्म में है मेरे पास, तो मेटेलिक बॉन्ड्स, सोडियम का एटम
ये फिक्स है। फिक्स होते हुए भी ये अगले चैप्टर में यूज होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम सब, लोकली वाइब्रेट कर रहा होता है। और ये सोडियम का एटम नहीं रह गया होता, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होता है ना? तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज होने पे हमें सबको पता है कि सोडियम यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन प्लस सी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया हुआ है, तो इस वजह से सोडियम के आयंस है। और यहाँ पे मैं नेगेटिव में बना देता हूँ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हर सोडियम के बदले एक इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने रेड में बनाए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ रुके नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई टेम्परेचर है। सोडियम का T इज द टेम्परेचर। These free electrons move randomly, right? Move randomly like gas particles in a box, in a container. तो यहाँ पे आपने पिक्चर इमेजिन करनी है ध्यान से। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रुके नहीं हुए, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, जिगजैग मोशन है इनका। लेकिन ये जिगजैग मोशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फिक्स आयन है, जो लोकली वाइब्रेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ये इधर 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 घूम रहे हैं। बट एट एनी इंस्टेंट रैंडमली घूमते हुए भी जो नेट चार्ज है वो कवर्ड होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो नेट चार्ज 0 है हर जगह पे, राइट? अब दूसरी बात आती है, मैंने आपसे बोला था कि लार्ज का मीनिंग बताऊंगा आपको। व्हाट डू द लार्ज मीन? ये सारी बातें आपने नोट करनी है। एसएल में बड़ी डिटेल में दी हुई है। टिपिकल सॉलिड, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन आज हम करेंगे नहीं। 10⁻23 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। Again, this is a very huge number in a very small that is place. सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब। मैं बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हो जो आपकी डाई सैल्यूट होगी, अगर 1 सेंटीमीटर हो एक साइड पे, इससे भी छोटा बनेगा। इस क्यूब के अंदर अगर कोई सॉलिड, जनरली हम मोल कांसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं, वी आर हैविंग हाउ मेनी एटम्स? 10⁻23 एटम्स। अब आप हिसाब लगाओ, अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़े, जबकि आपको पता है 2 भी छोड़ सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, 3 भी हो सकते हैं, अगर एक भी छोड़े तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। हेंस मैं फिर वो लाइन ओमिट कर रहा हूं कि एक एटम, लिख देता हूं यहां पे ना, अगर 1 एटम notes my contributes 1 free electron, then a metal, a typical solid metal will have conductor will have 10⁻23 third has, ये बेसिकली ये 20, ये नंबर एग्जैक्ट मत मान लेना, है ना? इसे ऑफ ऑर्डर ऑफ बोल देते हैं, यानी जिसका मल्टीपल होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला जा रहा है ना, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो विल हैव 10⁻23 free electrons,
पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर ही होगा। अगर ये मेटल आप पे देखो तो इसको आप इमेजिन करो, तो इसके अंदर मतलब समंदर है उसका, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप गैस पार्टिकल्स की तरफ भाग रहे हैं इधर। क्लियर? तो इस वजह से एक क्वेश्चन बताना मुझे, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, आप आंसर गलत दोगे तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करना। ये कंडक्टर है जिसकी पिक्चर अब आपको नजर आ रही है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं पागलों की तरह से। मैंने इसको ना थोड़ा सा चार्ज दिया, चार्ज दे दिया, मान लो दैट इज -2 माइक्रोकूलम फॉर एग्जांपल। आई होप माइक्रो आप सारे जानते हो, माइक्रो सिंबल होता है 10⁻⁻⁶ का, जिसको ना बताओ 10 माइक्रोकूलम। तो मैं अगर इसको यहाँ चार्ज देता हूँ नेगेटिव, यहाँ इस पॉइंट पे, व्हाट डू यू थिंक, ये चार्ज यहीं का यहीं रह जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। जीवन कहता स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा। क्या कारण उससे स्प्रेड होने का? रैंडम मोशन ऑफ यस इलेक्ट्रॉन। सर। फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को यहाँ से पूरा घुमा देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये दिया यहाँ पे था, धीरे धीरे सारा चार्ज यहाँ स्प्रेड हो जाएगा। तो एनी चार्ज और ये फ्यूचर में पढ़ेंगे हम कि अल्टीमेटली ये चार्ज पूरा सरफेस पे आता है। फ्यूचर का मतलब 8 10 12 लेक्चर्स के बाद गॉस लॉ एक आएगा, बड़ा ब्यूटीफुल लॉ, तब आपको बताया जाएगा। गिवन टू अ कंडक्टर spreads all over its surface। ये तो हो गया जी मेटल्स। अब आप सुनो कंडक्टर के ऑपोजिट कौन आएंगे? इंसुलेटर्स। तो जहां मैं बता दूं आपको, हम वी विल स्टडी विद द वेरिएबल स्पीड, सिंपल बात है तो फास्ट। यस, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज through them। They do not have free charge carriers। देखो मैंने नया वर्ड यूज कर दिया, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और बेसिकली फ्री चार्ज कैरियर्स। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका +2 में आएगा या +1 में आएगा केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन होल्स, ये वर्ड सुना हो आपने? पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, आई थिंक +2 में आएगा आपको, या प्लस जीवन यस कर रहा है क्या आया केमिस्ट्री में आपको? सेमी कंडक्टर्स वर्ड सुना हो आपने? सर वो 10th में पढ़ा था पहले फिजिक्स में। अच्छा ठीक है, नो इशू। तो फिलहाल हम वापस आते हैं। दे डू नॉट हैव फ्री चार्ज कैरियर्स। अगली बात क्या होगा? any charge given to an insulator, क्या होना चाहिए? शाबाश। remains at the same place। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। इंसुलेटर को जहां चार्ज दे दिया वहीं कमी रहेगा। ये तो स्प्रेड हो गया था, और अगर कोई इंसुलेटर है, वो वुड वगैरह कुछ भी है, प्लास्टिक, जहां दिया वहीं का वहीं। Now we are going to study about the methods of charging an object। इससे पहले छोटी सी डेफिनेशन जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी,
फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी वर्क फंक्शन बेसिकली मेटल के लिए बोल देते हैं, लेकिन सब्सटेंस का भी आ रहा है यार कुछ, शाबाश, नहीं आया तो याद करो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject the electron from the surface. इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर if electrons are tightly bound, fill in the blanks करना, then work function is what, large or small? Yes, अगर किसी मेटल का या ऑब्जेक्ट का large. टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड है मतलब इसको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। बाहर निकालने Yes, के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब उसका वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज मिनिमम एनर्जी। किसी भी मेटल से हमें ये मानते हुए, कुछ बच्चों को मान लो प्लस वन का ना याद आ रहा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं हम, इसके सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें उसको जस्ट बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो फिर जो टाइटली बाउंड है लार्ज एंड वाइस वर्सा। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनेंगे। जेईई में बड़ा पुराना सिंपल सा क्वेश्चन याद होता है इसके बेसिस पे। शाबाश, आलो मेरे साथ। तो excuse me sir. हाँ जी बेटा। सर हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता था। सर फ्रीक्वेंसी है। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता तो याद आ रहा है। तो मैंने वो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वो अभी आपने प्लस वन जब फोटो इफेक्ट किया था तब आपने किया था बच्चा। तो एज आई टोल्ड यू, मैंने जब रिवाइज कराया था कि हम भी करेंगे इसको, फोटो इफेक्ट को, नो डाउट, सेकंड हाफ ऑफ द बुक। ये छोटी छोटी बातें बस यूज होनी है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, ये दूसरा नाम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वेरी सिंपल। अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, ए एंड बी, इस बॉडी ए, इस बॉडी बी, एंड बोथ आर न्यूट्रल, और हमें दिया हुआ है कि दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ बी, ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो अभी ये न्यूट्रल है, तो अभी इनको हमने रब किया आपस में। रब करने का से क्या 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 पैदा होती है, क्या मिलती है चीजों को? एक्चुअली हमने अगर पकड़ के रब किया तो हमने उसको एनर्जी सप्लाई करी होगी। आप अपने हाथों को रब करके देखो, है ना, तो हीट पैदा हो रही है ना, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? रब करने से अगर इसका वर्क फंक्शन कम है, ये लेसर है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे? लूजली बाउंड, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है कंपैरेटिवली वो टाइट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होनी है तो कहां से कहां होगी, मुझे बताओ। इसके इलेक्ट्रॉन छूट सकते हैं इस चक्कर में। एक A to B।
है ना, एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे और ये टाइटली पकड़े हुए तो ये छोड़ने का बन ही इसका छोड़ना नहीं, मतलब इट वांट्स टू कीप द इलेक्ट्रॉन विद देम। तो इस चक्कर में इधर को इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो इसमें जो जिसका वर्क फंक्शन, इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स and it gained electrons। बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है। तो देखते देखते थोड़ी देर बाद ए और बी में से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो उसके प्लस क्यू आया होगा, तो इससे कितना आया होगा -2। इक्वल एंड ऑपोजिट, यस, बिकॉज़ इसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक किया तो प्लस ही आएगा और यहाँ माइनस ही आएगा, दो करें तो दो दो, इस तरह से। तो फिर चार्जिंग बाय रबिंग में यहाँ पे एक मुझे बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन अलग बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं। इन चार्जिंग बाय रबिंग, वो लिखा ही हुआ है, हेडिंग चल रहा है, बॉडीज acquire opposite charges, ठीक है। दूसरा मान लीजिए इसका मास ma था और इसका मास mb था, व्हाट शुड हैव हैपेंड टू ma, क्या हुआ होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। सिमिलरली mb भी क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज। आपको लगता है इनकी मासेस हैं बेसिकली, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी। इसका आंसर देना चाहेंगे, मास पे कुछ असर पड़ना चाहिए इनके रबिंग करने से? बिल्कुल, आप सोच रहे होगे जो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली बड़ा मामूली सा फर्क पड़े, लेकिन पड़ेगा। रीजन, कौन गया यहाँ से, इससे इलेक्ट्रॉन लूज करें। अब लूज करें, इलेक्ट्रॉन का मास होता तो बड़ा कम है, लेकिन होता तो है ना 9.1 इंटू 10⁻⁻130 kg। इसे लूज करें तो इसका मास डिक्रीज हुआ होगा, इसने क्या करें, गेन करें तो इसका मास इंक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब ये डिक्रीज एंड इंक्रीज। चार्जिंग बाय इंडक्शन, शाबाश। पहले तो एक फिनोमेना हम सुनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये हमारा मेन हेडिंग है, इसको अभी हम रेस्ट पे कराते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन होती क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने से पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडक्शन किसको बोलते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल बच्चों, यहाँ पे ये मान लो कोई मेटल बॉडी है, राइट। थोड़ा सा इसको बड़ा सा बनाता हूँ, मेटल है तो मेटल से दिख तो रही है एक्चुअली, लेकिन इसके अंदर की पिक्चर हमें पता है, बिल्कुल हमें पता है। अंदर की पिक्चर क्या है कि पॉजिटिव आयंस तो फिक्स है और इनको कवर किन्होंने किया हुआ है,
नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को ने इनको कवर कर रखा है। नो डाउट इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज उन्होंने कवर ही किया होगा। तो कहीं भी लोकली देखें मेटल को तो हमें नेट चार्ज 0 नजर आएगा, है ना, कैंसिल हो रहे हैं। अब लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। अगर मैं एक ऐसा काम करता हूं, इसके पास मैं एक नजदीक चार्ज बॉडी लेके आता हूं, राइट, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट मे हैपन टू इट? बिकॉज ये आयन फिक्स है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे हैं, फ्री हैं। तो आप ही मुझे बताओ, ये मैंने पकड़ रखी है यहाँ पे, दैट इज इसके नजदीक रखी हुई बॉडी यहाँ पे, तो व्हाट शुड हैपन? कोई गाइड करोगे मुझे? फ्री इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे या डिस्टर्ब होंगे? दे विल बी रिपेल्ड अवे, है ना। तो देखते ही देखते थोड़ी देर बाद पॉजिटिव 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 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ज्यादा इकट्ठे हो गए। तो ये बच्चों पिक्चर में बड़ी रॉ पिक्चर होती है। रॉ पिक्चर का मतलब, रॉ क्यों बोल रहा हूँ कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ा है, ढेरों आपको बताइए, पूरा ढेर है 10⁻23, ये 4 शो करे हैं मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं होगा, होंगे थोड़े बहुत यहाँ पे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसे मैं पिक्चर बनाने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, तो यहाँ पे अनकवर होने से ये साइड पॉजिटिव हो गई। तो ये रफ पिक्चर थी। द पिक्चर आई विल मेक नाउ द क्लोजर एंड। कैसा हुआ, क्यों? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स रिपल्शन मिल गई होगी और ये भागे वहां से। अच्छा, उल्टा होता, अगर ये पॉजिटिव करते हैं तो वहां दूर वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाते। पिक्चर ये आप चाहे ना भी बनाओ, पिक्चर बनाएंगे, अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं अंदर की पिक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा बाहर की पिक्चर। और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज and this is the negative charge. The nearer end acquires the opposite charge of the charging body. And these are induced charges. So what can be the induction? Induction is temporary electrification of a body in the presence of some charging body. इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट भी कर सकते हैं कि जिसमें आप लिख रहे हो, that is in which the nearer end acquires the opposite charge to the charging body and the farther end acquires the same charge that of the charging body. इसे टेम्पररी वर्ड क्यों बोला गया बच्चों? What do you think if this body is, answer देना, if this body is taken away, what should happen to this? ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? एक्चुअली ये देखो, we can say इसने इसको रिपेल कर रखा हुआ है, भगा रखा हुआ है। तो अगर मैं चार्जिंग बॉडी को दूर ले जाऊं, चार्जिंग बॉडी टेकन अवे, व्हाट शुड हैव हैपन? बताओ क्या होना चाहिए? अब जो जबरदस्ती हुई थी, द चार्ज इलेक्ट्रॉन इनिशियल फेज आ जाएगा, इनिशियल वो रैंडम भी हो जाएंगे दोबारा बॉडी बॉडी। अच्छा, माइंड इट, ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन कोई जितना इधर नेगेटिव चार्ज गया होगा उतना पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी दैट इज लोकल चार्जिंग हो गई है। ये एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एंड पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अब ये दोबारा दैट इज द बॉडी इज ओवरऑल न्यूट्रल एवरीवेयर, है ना। टेम्परेरी चार्ज खत्म हो गया। ओके,
तो बॉडीज को क्वेश्चन ये है, तो क्या हम इंडक्शन के जरिए परमानेंट चार्ज दे सकते हैं बॉडीज को? तो परमानेंट चार्ज कैसे देना है, तो उसके लिए एक और फिनोमेना जिसकी डीप एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन इसे स्टार नहीं डालते हैं, टॉपिक छोटा सा, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। इससे पहले थोड़ा सा इधर आप वापस आओ, यहाँ ना सॉरी, ये वाला जो नियर चार्ज है ना, इसको मैं बोलूंगा बाउंड चार्ज, और जो दूर वाला चार्ज है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ फ्री चार्ज। और द रीजन, सुनो ध्यान से, क्यों बाउंड बोल रहा हूँ, ये चार्जिंग बॉडी के साथ अंडर अट्रैक्शन है, तो ये इसके साथ बाउंड है, यानी कि इसको जबरदस्ती चिपका हुआ साथ में। और ये चार्जिंग बॉडीज को रिपेयर किया हुआ जितना दूर जा सकता है जाओ, और बॉडी को छोड़ के नहीं जाना था, इस रीजन से कि जो अंडर अट्रैक्शन है चार्ज उसको बाउंड चार्ज बोल दिया, और जो अंडर रिपल्शन है उसे मैंने फ्री चार्ज बोल दिया। इससे क्या होगा, कल को अगर हम इससे चार्ज छीनना चाहें, मान लो किसी भी रीजन से चार्ज छीनना चाहें, तो इस चार्ज को छीनना मुश्किल होगा, जो फ्री वाला है, जो इससे भगाया हुआ है, उसको छीनना आसान होगा। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ये सुना हुआ आपने ग्राउंडिंग या अर्थिंग? यस सर। किससे सुना हुआ है, जीवन ने? क्या होता है बताइए दो मुझे, कोई डोंट वरी, नो वरीज, गलत बताओ ठीक बताओ। सर एक्सेस चार्ज को डिस्चार्ज करना होता है जब, हाँ कैसे करते हैं, कैसे होता है वो? मतलब सर जैसे हमारे घर में होता है, तो जो अप्लायंस होती है उसकी बॉडी में अगर मतलब शॉर्ट सर्किट या कोई और रीजन करके चार्ज आ जाता है, तो उससे मतलब शॉक प्रिवेंट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए अर्थिंग करते हैं। तो जो चार्ज आता है बॉडी में वो मतलब हम अर्थ में डिस्पोज कर देते हैं, अर्थ को भेज देते हैं। बहुत अच्छे, 10 तक ये 10 में आपने किया हुआ है। और ये होता कैसे है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं, लेकिन क्या होता है वही इतना ही बता रहा हूँ। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज अर्थिंग? अर्थ इज एक्चुअली वेरी बिग कंडक्टर बच्चों। अर्थ एक कंडक्टर है, तो वेन एवर अर्थ, और मैं यहाँ पे अर्थ बना ही नहीं सकता प्रोपोर्शनली, है ना, 6400 किलोमीटर का रेडियस है। तो देखा क्या गया है कि जब भी कोई चार्जिंग बॉडी होती है ना, तो सॉरी, किसी बॉडी पे चार्ज है अगर, और उसको कनेक्ट कर दें किसके साथ, हम अर्थ के साथ, तो देखते ही देखते थोड़ी देर बाद दिस चार्ज, द चार्ज फ्लोज टू अर्थ, एंड अगर मैं दोबारा फाइनल पिक्चर बनाऊं, तो ये बॉडी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाती है। अब मैं आपकी जगह पे हूं तो मुझे मतलब ये डाउट आ सकता है, क्यूरियोसिटी आ सकती है, सर ऐसा क्यों होता है? तो मेरा आंसर है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मैंने खुद ही क्वेश्चन पूछा है। तो सेकंड चैप्टर में इसका प्रॉपर मैथमेटिक्स बनेगा, पोटेंशियल की बातें करेंगे हम, तो देन आई विल टेल यू व्हाई इट हैपेंस। ठीक है, तो फिलहाल आपने इतना कहा कि कोई बॉडी अगर है तो उसका सारा का सारा चार्ज अगर पॉजिटिव है तो भी ग्राउंड पे, नेगेटिव है तो भी ग्राउंड उसको ले लेती है। इस प्रोसेस को हम अर्थिंग बोल देते हैं। और इस की जो सिंबलाइजेशन है, मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये अर्थ का सिंबल है, ये अर्थिंग का सिंबल है बच्चों। तो अगर हमने किसी बॉडी को अर्थ कर दिया तो उसका फ्री चार्ज ग्राउंड में जाना शुरू हो गया। तो व्हाट इज अर्थिंग? When a body is connected to earth, almost all of its charge
अब देखो ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया है, तो आपको फ्यूचर में बताऊंगा इसका मतलब, अभी आपने लिखना है ऑलमोस्ट होल ऑफ इट्स चार्ज moves to earth. ये फिनोमिनन ऑल ऑफ इट्स फ्री चार्ज, बस थोड़ा सा ठीक कर लो यहाँ पे एड ऑन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल, इसमें मेथड 1, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ इन्होंने पता क्या किया, अच्छा दो मेटल्स ले लिए जिन्हें टच किया हुआ, बोथ आर कंडक्टर्स, राइट, और यहाँ पे टच है। अब सेकंड स्टेप में क्या किया है इन्होंने, इन दोनों को टच किए हुए इनके पास एक कोई चार्जिंग बॉडी ले है। मैं आदत की वजह से नेगेटिव चार्जिंग बॉडी लेता हूं, वरना थिंग्स विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट, होगा वैसे ही। और ये है कौन, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। चार्जिंग बॉडी को टच नहीं किया, टच ना करने से नियरर एंड सॉरी कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, और फर्दर एंड में क्योंकि उसका पार्ट है यहाँ पे टच किया हुआ है, बोथ आर कंडक्टर्स, तो फ्री चार्ज जितना दूर जा सकता था जाएगा, तो ये सिचुएशन बन गई, चार्ज सेपरेशन हो गई। अब ना दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। अब इसकी प्रेजेंस में दे आर फोर्सिबली सेपरेटेड, इसकी प्रेजेंस में उनको सेपरेट कर दिया इन्होंने। यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो चुकी है, सेपरेशन। अब ये चार्ज अगर देखो बच्चों, पास होना बड़ा सिंपल बात है, अगर ये टच किए हुए इसको दूर कर देते ना, तो चार्जेस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाते हैं। अब लेकिन इस चार्ज को हमने इधर वापस आने से मना कर दिया सेपरेट करके, तो नेक्स्ट स्टेप ही क्वेश्चन दिया बच्चों, स्टेप्स वाला ना, दिस इज टेकन अवे नाउ। चार्जिंग बॉडी टेकन अवे, एंड ये अभी भी नियर बाई पड़े हुए हैं, ये एमसीक्यू का पार्ट है बच्चों। अगर ये नजदीक है ना तो फिर इस तरह से हो जाता है, सेपरेटेड बट प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, अभी भी आपस में क्लोज हैं। नोट डाउन क्या क्या चीजें नहीं है, देखो ध्यान से, इसके दूर जाने से ये चार्ज फ्री हुआ, लेकिन अब ये भी फ्री हो गया, फ्री होते ही इन्होंने आपस में अट्रैक्शन हो गई, तो ये इस तरह से ये चार्जेस आ गए। अगर अब इनको दूर कर देंगे, सोच के बताना क्या होना चाहिए,
अगर इनको आपस में से दूर कर देंगे, इसका अपना चार्ज फैल जाएगा और इसका अपना चार्ज फैल जाएगा। आई वांट टू स्टॉप हियर कि इफ देयर इज एनी डाउट, अगर नहीं है तो कोई ना पूछो, तो हो सके तो टाइप कर दो यस सर, क्लियर है। So fifth statement out. ये फिफ्थ ना? Yes sir. हाँ, मैंने दैट इज माय मिस्टेक, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बता दिया। मूड पे दूर दूर लेंगे इनको ना, दूर दूर लेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें बताइए यहाँ चार्ज ऐसे नजदीक क्यों आया हुआ है? आपस में क्या हो रही है? अट्रैक्शन, तो चार्ज इकट्ठा हो गया। हमें पता है मेटल में वैसे चार्ज अपनी मर्जी से क्या करता है, वो पूरा का पूरा दैट इज फैल जाता है। तो जब हमने दूर दूर कर दिया इनको, तो द चार्ज मूव्स, दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। अब हम एक और मेथड है जिसमें ग्राउंडिंग की हेल्प लेंगे। टॉपिक क्या चल रहा है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक न्यूट्रल बॉडी है, मेथड 2 स्टेप 1। न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास एक चार्जिंग बॉडी ले आए, इस वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन आपको ध्यान है दिस इज बाउंड चार्ज। बाउंड किसकी वजह से? इसके साथ अट्रैक्शन में है। और ये वाला चार्ज फ्री है। व्हाट इज थर्ड स्टेप? इसकी प्रेजेंस में हम इसको ग्राउंड करने लगे। अब ग्राउंड होने से ये जो बाउंड है ये तो रेस्ट पे रहेगा, विल नॉट मूव। लेकिन ये फ्री वाला किधर चला जाना शुरू हो जाएगा? विल स्टार्ट मूविंग डाउन। ये नेगेटिव चार्ज इधर आना शुरू हो जाएगा ग्राउंड की तरफ। देखते ही देखते, because what was grounding? In grounding, the free charge moves to ground. फोर्थ स्नैपशॉट में हमारी पिक्चर होगी, ये पड़ा हुआ है, ये हमारा ए बॉडी है which has been grounded। नेयर एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्राउंडिंग है, ये सिचुएशन है। यहां तो मुझे एक आंसर देना बच्चों, आपने रुक के आराम से आंसर दो। व्हाट डू यू थिंक? इसका एक इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं हुआ, एक एडिशनल क्वेश्चन है। अगर मैं चार्जिंग बॉडी को दूर ले जाता हूं तो व्हाट शुड हैपन? रेज योर हैंड्स। व्हाट इज क्वेश्चन? अगर मैं चार्जिंग बॉडी को दूर ले जाऊं तो व्हाट शुड हैपन हियर? तो ये पॉजिटिव भी चार्ज हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज वो तो अभी भी है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये ग्राउंड का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर ग्राउंड का कनेक्शन नहीं हुआ है, एनी आइडिया? अगर मैं इसे दूर ले जाऊं व्हाट शुड हैपन? ये पॉजिटिव क्यों नहीं गया अभी तक बताओ? पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर क्यों नहीं गया? क्या तो ये बाउंड अर्थ में चला जाएगा, है ना? तो अभी भी ये बाउंड है। लेकिन अगर मैं ये अलग स्टेप बनाना है हमने, तो ये
यहाँ पे ये और बॉडी को दूर ले गए अगर, टेकन अवे, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा बोलो, सोचो। अर्थिंग तो फ्री, अर्थिंग हो जाएगी। ये भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है कि अभी तक ये क्यों नहीं गया, ओनली फ्री चार्ज मूव्स टू अर्थ, जहां हमने लिखा था। तो ये फ्री होने से ये दिस विल आल्सो मूव टू अर्थ, ये पॉइंट बनानी नहीं आपने, और अल्टीमेटली बॉडी विल अगेन बिकम व्हाट, न्यूट्रल। तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब देखो हम चालाकी करने लगे, ये इसका स्टेप नहीं है पार्ट, चालाकी पता है करने लगे। ये हुआ इसी की प्रेजेंस में ग्राउंडिंग को ब्रेक करने लगे हैं। यहां से कनेक्शन तोड़ दिया, क्या फायदा होगा इसका। अब अगर कल को ये चार्ज फ्री हो भी जाए तो उसके पास ग्राउंड पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब अगर मैं एक्सक्यूज मी, चार्जिंग बॉडी को दूर भी देता हूं, बॉडी टेकन अवे, तो ए विल बी यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, ए पे चार्ज आ जाएगा। तो इंडक्शन के थ्रू दो पॉइंट नोट करने वाले हैं बच्चों। एक तो जो अल्टीमेट चार्ज आता है वो ऑपोजिट टू चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बॉडी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट नोट करना आपने, ऑपोजिट टू चार्ज ऑन चार्जिंग बॉडी, फर्स्ट पॉइंट है इसका नोट करने वाला। दूसरा, चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज। इस पे यस और नो करो। हमने इस बॉडी को टच तो किया ही नहीं, टच करते तो इसका चार्ज कोई साथ में चला जाता। तो चार्जिंग बॉडी का कोई भी चार्ज लूज नहीं है, वो वैसी की वैसी है। चार्जिंग बॉडी यस does not lose its charge। तो मैं फॉर्मेलिटी कर दूं, अगर मेरा दिल होता है इसको नेगेटिव चार्ज देने का बॉडी को, मैं कौन सी बॉडी देके आता, पॉजिटिव चार्ज देके आता, उससे इधर नेगेटिव आ जाता और फाइनली कहानी खत्म। लास्ट मेथड जो कि सिंपल था, मैंने बोला ही नहीं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। It is just a formality. एक स्टेप फालतू बना रहा हूं, इसको टच कर दिया, टच करने से तो चार्ज में स्प्रेड ओवर इट, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा लूज करेगी और ये गेन, एंड देखते देखते इस पे चार्ज थोड़ा थिन हो जाएगा,
और इस पे भी चार्ज आ जाएगा। कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट या कंडक्शन में बॉडी acquires same type of charge as that of charging body. Charging body loses its charge, some of its charge. तो अगर आपको मौका मिले, आपको काम दिया जाए कि 15, 20, 25 बॉडीज को चार्ज देना है, तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन? सर इंडक्शन। बाकी बच्चे, चिराग तुम बताओगे, बोलोगे? इंडक्शन सर। Chirag, are you with us? Are you able to understand? यस सर। तो सैम ने बोला कि हम इंडक्शन का मेथड अपनाएंगे, तुम्हें क्या लगता है क्यों? जीवन क्यों, मतलब इंडक्शन का मेथड क्यों चूज करेंगे? एक कॉन्टैक्ट वाला मेथड क्यों नहीं चूज करेंगे? अगर आपको बहुत सारी बॉडी चार्ज देना है, 15 बॉडीज को एक बॉडी आपके पास चार्ज में, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ सर। अगर सर कंडक्शन से करे तो चार्ज लूज हो ही जाएगा, और जैसे जैसे हम चार्ज करेंगे बॉडी को, आगे आगे कम चार्ज जाएगा बॉडी में। बिल्कुल, वो चार्जिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मेरे पास एक ही बॉडी है, तो मुझे सबको पॉजिटिव देना, मान लो कहता पॉजिटिव दे दो, तो मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी एक ही काफी है, ले आऊंगा। तो अगर तो मैं इनको मतलब टच के थ्रू करूंगा, तो टच करूंगा हर बार, मेरी बॉडी का चार्ज लूज होता जाएगा। तो लूज होने पे नेक्स्ट बॉडी इसको किया, इसको करने पे चार्ज कम हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं इंडक्शन से करता हूँ, तो जितनी बार मेरी बॉडी को मैंने टच ही नहीं करना, दूर ही रहनी है, चल उसको चार्ज दिया, उसको चार्ज दिया। तो इंडक्शन से बेनिफिट ऑफ इंडक्शन है कि वी कैन चार्ज एज मेनी बॉडीज विदाउट लूजिंग द चार्ज ऑफ चार्जिंग बॉडी। So with this, a small topic, आपने शायद 10th पैरा में सुना हो, इलेक्ट्रोस्कोप वर्ड सुना ना आप लोगों ने? ओके, मुझे पता चल गया कि नहीं सुना यस होगा। सर। सुना हुआ है, नहीं सुना होगा, भूल गए, है ना? कोई इश्यू नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्कोप की बड़ी अपनी हिस्ट्री है अपने जमाने की, लेकिन उसमें से स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, is used to detect the presence of charge on a body. वैसे तो इसे किसी ग्लास के कंटेनर में तो these are flexible leaves. मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको बाहर से हवा वगैरह ना लगे, तो ग्लास कंटेनर पे रखा हुआ है। ये
मेटल डिस्क या नॉब, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बीच में है this is metal rod and these are flexible but thin gold leaves। लीव मतलब बिल्कुल पत्ते की तरह है, बड़े पतले से, है ना, लाइट वेट, बहुत लाइट वेट। तो हाउ विल दे डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज? मैं आगे से सिर्फ यही बनाऊंगा, ये वाली पिक्चर क्या, दैट इज डिटेक्शन ऑफ चार्ज। तो अगर मेरे पास कोई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके ये दोनों प्रॉन्ग ऐसे हैं, राइट, और मैं इसको दे देता हूं चार्ज, जब नेगेटिव देते हैं, अगर मैं किसी तरीके से कोई बॉडी देता हूं जिसपे नेगेटिव चार्ज था, मान लो ओके, नेगेटिव चार्ज को टच किया हमने, टच करने से इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, यहां भी आ जाएगा, इनके ऊपर भी आ जाएगा। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिपेल। रिपेल होने से, और नेगेटिव चार्ज ऐसे आ चुका है इनके ऊपर, तो ये फर्स्ट पिक्चर थी, ये बाद की पिक्चर है। तो इट इज वेरी सिंपल कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप मेरे हाथ में है, लीव इसके लटके हुए हैं, मैंने किसी बॉडी से टच करा इसको, अगर लीव फैल जाए तो मुझे पता चल जाएगा बॉडी के ऊपर चार्ज है। रिमाइंडेड, हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें नजर आ रहा है। होता क्या, अगर पॉजिटिव से टच करते तो भी वो फैलते। क्या मतलब, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने इसको इससे टच किया तो इस पे पॉजिटिव आता, थ्रू आउट पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अभी भी रिपेलिंग करते। ये पहुंच गया लीव्स। तो लीव्स का खुलना is a proof of कि there is some charge, but what is the nature of charge we can't tell, but we will find some method। अब हम लेबोरेटरी के अंदर जाने वाले हैं कि अब मेरे पास अगर कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है, अब बॉडी पे चार्ज है ना, तो मुझे दिख रहा है भी है, ना ही दिख रहा है इसकी शक्ल की पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं किसी चार्ज बॉडी को लेके और कुछ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके आई एम गोइंग टू दैट इज डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, राइट। और उसमें थोड़ी हमारी नॉलेज है, अब आपने अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था आपको, जो दैट इज ग्लास और सिल्क को रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है, याद है किसी को, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमने याद करना है। एबोनाइट रॉड को करते हैं अगर, तो एबोनाइट पे नेगेटिव आता है। तो ये मान लो अब लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास सारी ग्लास रॉड सिल्क सुल्क सब पड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, टू डिटेक्ट, और इसमें आप रेडी रहना, अपने ब्रेन को रेडी रखना, मतलब मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये बड़े फाइन क्वेश्चंस है बच्चों। ये मेरे पास चार्ज बॉडी है जिसपे चार्ज की मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और इसको इससे
टच कर दिया, टच करने के बाद क्या होना चाहिए, इसके लीव्स फैल जाने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर ये चार्ज बॉडी है, इतना पता है चार्ज। अच्छा, नहीं फैलेंगे तो फिर क्या नाम चार्ज है, बात खत्म। ओके, हमने चार्ज बॉडी ली, इसको टच किया और ये फैल गई। फैल तो चुके हैं, मुझे यकीन ये नहीं पता कि भैया नेगेटिव है तो भी फैलते हैं, पॉजिटिव है तो भी फैलते हैं, है ना। तो अब मैंने क्या किया, आपसे क्वेश्चन है, दो बातें हो सकती हैं, उनमें से एक बात मैं बताऊंगा। एक उधर हमारे पास ग्लास रॉड, rubbed with silk। इससे पहले एक क्वेश्चन और छोटा कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रॉड नियर डिस्क, और ऐसा होने से बच्चों क्या हुआ। अच्छा मुझे बताओ, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क आपको नहीं याद है, याद करना आपने, हमें ऑलरेडी पता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो नाम दिया था, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इक्वेशन ऑन ब्रिंगिंग, तो लीव्स फर्दर डाइवर्ज, पहले इनिशियल थे और फैल गए। अब ये तो पता ना आपको कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ कैसा नेगेटिव है। हिंट दे रहा हूं कि आपको पता है कि इसके ऊपर चार्ज है, सारे के ऊपर, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो कहता है ग्लास रॉड लगाने पे ये ऐसे फैले हुए थे और फैल गए। अब बताओ फिर, कहता कि इसके ऊपर जो क्यू है कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक आंसर नहीं बोलना किसी ने भी, 1 मिनट के लिए पूरा आराम से सोच के, कैलकुलेशन सोच के, दैट इज इसके लाने से ये फैल गया अगर, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि अगर सोचो कि अगर पॉजिटिव होता तो क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होता क्या होना चाहिए था। 1 मिनट पूरा, उससे पहले बच्चा को आंसर नहीं देगा, ठीक है। 2 मिनट ही, और बीच में हमारी अनऑफिशियल ब्रेक, पानी वानी आप भी पी लो, मैं भी पी रहा हूँ, ठीक है।
मैं एक रिफिल कर रहा हूँ, फिर बस हम स्टार्ट करते हैं. यू शुड बी रेडी विद योर आंसर्स. हाँ जी बच्चों. Yes, switch on cameras, videos. Break is over. जीवन क्या आंसर है तुम्हारा? सैम ने तो लिख दिया चैट में. सर पता नहीं सर. पता नहीं चला. बिल्कुल. That's good. ये पता होना भी बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं है. कई बच्चे झूठ झूठा गैस कर देते हैं, मुझे लगता है. प्राप्ति, यू लाइक टू टेल? तो पॉजिटिव पूछ रही हो, बता रही हो? यस आनंदिका. यू चिराग? इट इज पॉजिटिव. रीजन क्या हुआ होगा कि इस पॉजिटिव में अब सिचुएशन में अब क्या करता हूं, एक अलग से क्वेश्चन बना देते हैं. मैं तो क्या करता हूं कि हमेशा एक ये केस और एक ये केस, एक नेगेटिव का बना देते हैं. मैं आपकी जगह होता तो वैसे कर लेता. अब मतलब छोटा बच्चा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता कि पॉजिटिव भी करके देख लेते हैं और नेगेटिव भी करके देख लेते हैं. ऑब्वियसली इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये इसको इधर को रिपेल करेगा चार्ज को, इधर को और पॉजिटिव भागेगा चार्ज. तो यहाँ पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और पॉजिटिव आने से ये फर्दर दूर जाएंगे. तो पॉजिटिव रॉड रहने से अगर रिपेल हो रहे हैं तो इसका मतलब इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव, जबकि ओ सॉरी ये पॉजिटिव है. इस केस में क्या होता, इस केस में ये नेगेटिव को खींच देता ऊपर, तो यहाँ चार्ज कम होता, तो ये इनका फोर्स कम हो जाती, चार्ज निकल जाता उधर को, तो फिर ये कोलैप्स कर जाते. तो ये कहानी बनती. करेक्ट? क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप. कैसे पता करेंगे हम? सर मतलब जो पिछली बॉडी हम लेके आए थे जिसका चार्ज नहीं पता था, तो उसका हाँ, उस पे पॉजिटिव हो गया नहीं. हाँ जी, तो मतलब उसका मतलब अभी जैसे हमें पता लग गया नेगेटिव था, तो सर उसका कुछ चार्ज रह जाएगा अंदर? एक्चुअली नहीं, मतलब इसका पॉजिटिव हुआ ना अल्टीमेट इस बॉडी के ऊपर. हमने सॉरी कंक्लूड नहीं किया कि Yes, sir. हमारे केस में जो आंसर आया क्या है इसका. इसको पॉजिटिव लाने पे ये सेल कर गया और बढ़ गया ना, दूसरा लग गया था. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव है. तो जो बॉडी जिसको हमने पहली बार टच किया था किसके साथ, इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, तो इन दोनों पे तो सेम चार्ज होगा ना, सेम टाइप. इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी. अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी कितना आ गया होगा, पॉजिटिव. टच किया था उसको हमने ना, टच करने से कौन सा चार्ज आता है, सेम चार्ज आ जाएगा बॉडी का. यानी कि स्टोरी क्या थी, हमने बॉडी का चार्ज पता करना था, बॉडी को नहीं देखा हमने, बॉडी को हल्का सा टच कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप के साथ. यस सर. तो जो बॉडी पे चार्ज होगा वही किसके आ गया होगा, इलेक्ट्रोस्कोप पे. और नेक्स्ट स्टेप पे हमने वो ड्रामा करके वो ढूंढ लिया इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज. आपको असाइनमेंट मिलेगा, तो क्वेश्चन होंगे ऐसे तुम्हारे. सर अगर मतलब सर जैसे मैं
बाद में और मतलब ज्यादा पॉजिटिव, उससे भी ज्यादा पॉजिटिव बॉडी ले आऊं सर, वो तो फिर मतलब फिर से ज्यादा डाइवर्ज कर देंगे, उससे तो पता ही लगेगा सर। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ये दो काम हो सकते हैं ना बेटा, हमें तो ये पता करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये देख, इसको पॉजिटिव को लेके आए, हाँ जी सर। लीड क्या कर रहे हैं रिपेल, यस सर। नेगेटिव इस केस में क्या कर रहे हैं लीड, सोच के बता। सर रिपेल ही कर रहा है पर उससे थोड़ा कम कर रहा है। कम कर रहे हैं ना, कोलैप्स हो जाएगा ना। हाँ जी सर। मतलब जो पहले कर रहे थे तो ये इधर इधर को आ गया ना, तो इस केस में इधर को गए हैं, तो मुझे ये नजर नहीं भी आ रहा कि मैं बोलूंगा अगर पॉजिटिव लाने से ये दूर रहे हैं तो कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव। ठीक। अगर पॉजिटिव के लाने से ये नजदीक आए हैं तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव। अब वापस आते हैं, कोई बात नहीं, कई बार होता है सब। ये देख, अब मैं तुम्हें कहता हूँ हमें पता ही नहीं इस पे कौन सा चार्ज है, ये बॉडी लेके आए पॉजिटिव वाली, हमें तो नहीं पता ना कि इस पे कौन सा है। अब उल्टा चलना, अगर ये ऐसे हो जाते हैं तो अब तू बता इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव ही हो गया। ये चीज ठीक। समझ लगी बात की। हमने देखा तो है ही नहीं कौन सा है, पॉजिटिव के लाने से रिपेल किया तो हमने कह दिया पॉजिटिव है। ठीक है। अगर पॉजिटिव के लाने से कोलैप्स हो जाते हमने कहते कौन सा इस पे, नेगेटिव। नेगेटिव। वेट, क्वेश्चन आएंगे और दिमाग लगाओ है। तो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। Yes, बच्चों, we are now ready to go to the next topic. जहां से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, आप कह लो प्रॉपर कूलम्स लॉ। gives expression of force between 2 point charges at rest। दोनों पत्ते बड़ी जरूरी हैं, पॉइंट चार्जेस और रेस्ट पे। हम हिस्ट्री में सुना होगा लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। हम यहाँ पे सपोज वी आर हैविंग टू चार्जेस Q1 Q2, R इज अ डिस्टेंस। फिजिक्स में जब कुछ ना बोले तो चीजों को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो चार्जेस R डिस्टेंस पे पड़े हैं, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दोनों की फोर्स सेम होनी चाहिए। अगर ए ने बी को फोर्स लगाई है तो बी भी ए को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे दिस इज F is a force, so according to Coulomb's law, तो मैं सिंबल्स को यूज कर रहा हूं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कॉमन सेंस है, जितना Q1 बड़ा होगा, जितना Q2 ज्यादा बड़ा होगा, बड़े बड़े चार्जेस होंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी। डिस्टेंस बढ़ता गया अगर तो फोर्स कम होती जाएगी। आप सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हो तो कांस्टेंट्स आएंगे आएंगे। तो अभी सीजीएस में although it is not used these days, लेकिन पुरानी बुक्स में है और बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए उसलिए। तो
व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम, के की वैल्यू बच्चों ने 1 ली एंड Q1 and Q2, are measured in ESU, force F in dyne and R in what? सेंटीमीटर। कई ऑब्वियस चीजों का मैंने नाम नहीं लिखा, अब लिख रहा हूं तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो सीजीएस में क्या बन जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज के को उन्होंने 1 ले लिया। सैम तुम कहां गायब हो गए भाई? दूध पी रहे हो चुप के? एक्चुअली सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, लाइट बंद हो गया। पर कोशिश करो मेरे साथ हो यार, है ना? मैंने बोला है कितने साल का बड़ा नेगेटिव। यस सर। तो केस 1 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अगर कहता है Q1 को ESU में लेंगे, Q2 को भी ESU में लेंगे, R को सेंटीमीटर में लेंगे, तो फोर्स डायन में आएगी। एग्जांपल, Q1 is 4 ESU, Q2 is 3 ESU, and R is 2 centimeter. What is force? Force is Q1 Q2 upon R square। जिंदगी में कभी कभी फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है। कट गया 3 टाइम। डेफिनेशन ऑफ 1 ESU ऑफ चार्ज कल याद होगा आपको, फिर पढ़ाने का तरीका आपको आइडिया हो चुका होगा कि कई चीजें एडवांस आती हैं, अभी यूज हो रही होती है, लेकिन बच्चों याद कर लो। कल मैंने लास्ट क्लास में बात हुई थी कि देयर इज समथिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज एज वेल। अब उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। अगर दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस Q1 भी मैंने 1 ESU दिया, Q2 भी 1 ESU अगर हुआ तो फोर्स कितनी होगी? थोड़ा सा आपको साइंटिस्ट की तरह मैं बनाऊं, मान लो कटोरी पड़ी है, ऐसा होता नहीं ये चार्ज पड़ा है वैसे ही, तो कटोरी भी क्यों ऐसा करते हैं? कोई बात नहीं, ये दो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज जितना मर्जी दे सकते हैं, है ना? मतलब ये कटोरी वाला ठंडा कर देते हैं, ऐसा लगता है। जैसे मान लो कटोरी में पानी पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ तो 1 ml कितना होगा? 1 ml में पता, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है मापने वाले, 1 ml निकाल लेंगे, उसमें से 1 लीटर मेजर करेंगे ना। ये चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज 1 ESU चार्ज कितना होगा कैसे पता चलेगा? मैं क्या करूंगा, दो ये बॉडीज हैं जिनको मैंने कितने पे रखा हुआ है, बोलो
इस वक्त मैं आपको ESU क्या होता है ये नहीं समझा रहा, साइंस वर्क कैसे करती है, यूनिट्स वर्क कैसे करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बड़े बच्चे बना रहा हूँ। कि फिर मैं क्या करूंगा, यहां से यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज दिया थोड़ा सा मैंने, बिल्कुल इस पे भी मैंने चार्ज दिया, बिल्कुल दिया। इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। क्या वो फोर्स जरूरी 1 डायन हो कि कम ज्यादा हो सकती है? अभी कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा चार्ज उठा के यहाँ रख दिया, तो हो सकता है फोर्स यहाँ पे 4 डायन आ गई। तो मैंने फिर क्या किया, चार्ज को कम किया, थोड़ा वापस कर दिया और कम किया, कम करता रहा करता रहा करता रहा। जब यस when the force is just yes equal to how much 1 डायन, मैं ट्वीकिंग करता रहा उसकी, कम ज्यादा करता रहा। अब मैंने कहना अब इस पे कितना चार्ज है जी, डेफिनेटली 1 ESU है 1 ESU, तो शर्त कितनी है, दोनों को इक्वल रखना है, राइट। तो व्हाट इज 1 ESU ऑफ चार्ज, इसको इंग्लिश में लिख दो और लिखें ठीक है। कोई स्कूल में आना नहीं तो ऐसे बस इज ओके कि 1 ESU जिसमें जस्ट होल्ड ऑन, मेरा मैसेज चेक कर लूं बच्चे का, शायद वो कनेक्शन ब्रेक हो गया चिराग था ना। ओके फाइन, कोई इशू नहीं। Coulomb's law in SI, when charges are placed in vacuum, दो चार्जेस हैं और डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है। वैक्यूम को दूसरा नाम दे देते हैं फ्री स्पेस। कूलम्स लॉ क्या किया था हमने, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, for charges in vacuum small k is equal to 1 upon 4 pi. Due to some historical reasons the constant is something in different form, वो फ्यूचर में पता चलेगा क्यों। that is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. Can you find this units, these units very easily? K के units वैल्यू कितनी है इस पे, ये क्या लिखा हुआ है ये भी समझाता हूं मैं। फिलहाल K के यूनिट्स कहां से आएंगे सिखाऊं आपको मैं, वो तो आप बड़े बच्चे वैसे अब छोटे नहीं रहे। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम कूलम पर कूलम स्क्वायर, यहां से यूनिट्स आ जाएंगे इसके। वैल्यू तो आपको याद ही करनी है, उसमें यूनिट्स कहना नहीं है। तो फिर 1/4 पाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज का नाम नहीं बताया मैंने आपको, अल्फा बीटा गामा, जैसे अल्फा बीटा गामा सो ऑन, इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन इन लोअर केस, जैसे एबीसी होती है, नया नाम है तो पैरों में लिख दिया तो इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट।
स्पेशल नाम दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट permittivity of फ्री स्पेस। अभी इसके नाम में नहीं जाना, याद करना है सिर्फ, फ्यूचर आएगा इनका मीनिंग तक आएगा, ये उल्टे सीधे नाम क्यों रखे हुए हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ सकती है यहाँ से, बिल्कुल आ सकती है। एट 8.854 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हेंस कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। अब ऐसा ही बार बार नहीं लिखूंगा, पता है कि हम बात ही ऐसे ही कर रहे, सीजीएस छोड़ के आगे जो करना था। तो के की वैल्यू कितनी पुट करनी है, कैसे के को ये पुट करना है हमने। तो कूलम लॉ की शक्ल कैसी बन गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ऑब्वियस बात को मैं जानबूझ के बोलने लगा हूं, जब वैक्यूम में रखा हो तो ये फॉर्मूला बनता है, ये सीधा 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Let's have an idea. Force return two protons at a distance of 10 raised to minus 14 meter. This is the order of nuclear distance. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इससे भी कम होता है वैसे। बड़ा सिंपल है, प्रोटॉन्स हैं अगर तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में पता है 9 into 10 raised to 9 into E upon R square, 9 into 10 raised to 9 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 का स्क्वायर अपॉन आप चलाओ हाथ करेगा। अप्रोक्सीमेट निकाल दो।
कितनी आ रही है? दोबारा चेक करो ना। और भी मेरा तो सॉरी यार। हाँ वही। एक एक काम और करो, पॉइंट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड gravitational force between two electrons। ये काम आपने करना है अभी का अभी बड़े आराम से। तो चिराग जब से तुम गए हो और ये बल तुम्हें हमने ये कुछ नया नहीं किया मुझे लगता है। चिराग वाली इधर। यस सर। तो यहाँ तक याद है तुमने कर लिया था? नहीं सर, मैंने एग्जाम्पल तक करा। कौन सी बात पुरानी? मैं हमें ये तो बता ना, ये था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा ये नहीं, यहाँ तुम नहीं थे जब K को हमने 1 अपॉन ये कर लिया सर एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल कर लिया, ये नहीं करा। ये चीज नहीं करी है? हाँ जी सर। बस तो देखा भी नहीं था तुमने। ओके तो तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग शेयर करनी पड़ेगी मुझे। बस कोई बात नहीं। देखो ये तुमने बच्चों बाकी आप क्वेश्चन करो तब तक। एक चिराग तुम मेरे साथ लो, इनको मैं काम दे देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है वो कितने होते हैं? ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। और आपको वो भी पता है कि दैट इज ग्रेविटेशनल वेलोसिटी वैल्यू पता है? 10⁻11। तो ये क्वेश्चन आप करो, मैं तब तक चिराग को कवर करा देता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम नहीं वेस्ट होगा। K Q1 Q2 और आंसर हमने किया कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। तो K की वैल्यू नोट करो चिराग साथ साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट अजीब सा ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजन किया हुआ है। बाकी बच्चे कर रहे हैं ना, कुछ नहीं बना क्या कर रहे हो? यू आर सपोज टू डू इट लाइक यस। बाकी बच्चे मैं सिर्फ चिराग से बात कर रहा हूँ। ये जो सिंबल है जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ऐसे ही ये भी सिंबल है जिसे हम रीड करते हैं एप्सिलॉन। और अगर पैरों में ये ऐसे करते हैं तो इसे रीड करते हैं। फ्यूचर में इसकी बात आएगी जो भी चीज है, ठीक है। और यहीं से इसकी जो वैल्यू है उसका नाम है is called absolute permittivity of free space। जैसा मैंने बच्चों को बोला कि ऐसा क्यों बोलते हैं, फ्यूचर में बताऊंगा, अभी इसका नाम याद कर लो, रटो। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे, ये देखो
यहाँ तो force between two charges in vacuum will be given as 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square in 9 into 10 raised to 9 q1 q2 upon r square ये आएगी जो भी फोर्स आएगी इन न्यूटन। तो जरा तुम्हें क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, अब ना ये क्वेश्चन नोट करो, ये जाना चाहिए। फाइंड रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना जी, कैलकुलेशन से करना नहीं है। बिल्कुल करी कैलकुलेशन जीवन करो, रेडियस का नहीं पता लग रहा क्या लो। और रेशियो निकालनी है। अच्छा ठीक है चलो 2 मिनट दो। क्या होगा रेशियो बता, चल क्या होगा उससे? सर रेडियस कट देंगे। हां रेडियस नहीं डिस्टेंस है। तेरा लिख लिया तुमने? कोई शूरवीर दो आंसर अप्रोक्सीमेट दे दो, ऑर्डर में बता दो। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ रही है? 9 into 10 raised to 9 E into E minus 4 हो जाएगा अपॉन r square, that is 9 into 10 raised to 9 E square अपॉन r square। E की वैल्यू बाद में पुट करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? +1 अगर आपने करी है तो G की वैल्यू बाद में पुट करते हैं, that is m E square अपॉन r square। F E अपॉन F G, तो जैसा कि अब जीवन को बाद में ध्यान आया, ये कट जाएंगे तो दिस अपॉन दिस कर देंगे हम अगर, तो क्या आएगा? 9 into 10 raised to 9 into E square अपॉन G into m E square। मैं आपके हाथों से जानबूझ के काम करवा रहा हूँ, आपको आदत पड़े, नया साल शुरू हुआ है काम में हमने। तो 9 10 raised to 9 E is 1.6 into 10 raised to -19 9.1 into 9.1 into ये जो मैंने आपको पहले दिन लेक्चर दिया था ना, ये बहुत बहुत ज्यादा होती है फोर्स, उसका अंदाजा मिलना आपको इसमें। तो ऐसा नहीं कि आप मेरी कैलकुलेशन देख रहे हो, हाँ बहुत गलत बात है। अपना अपना काम करो। मैं 10 raised to power -19 -90 +11 +31 +31। मेन चीज तो ये है, तो रफली कर भी लेंगे, कोई भी कर लेगा। सर हाँ जी बच्चा। सर इसका आंसर 4 into 10⁻42 के करीब है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो अब डिपेंड करेगा मैंने कितने बच्चे नहीं करा। 9 9 की था ना यहाँ पे, ओ है ना, 10 raised to power 9 भी है, तो 11 तो लिखा मैंने।
मैंने गलत किया 10 रेज़ टू पावर 9 ये आएगा -19 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 31। तो अब आ गया 62 या 73 से 82 तो 44 आ रहा है। यस Yes, सर, sir. 10⁻44। इधर से देखना पड़ेगा भी कितना, थोड़ा सा शायद 43 में आ जाएगा, क्योंकि इधर जब करेंगे हम 9 7 2.56 0 ही बन जाता है सर, काफी घट होती है वैसे। नहीं मैं कर रहा हूँ अभी, मैं थोड़ा सा ऑन करेंगे इधर तो 642 तक आ जाएगा मुझे लगता है इसमें। 256 upon 63 into 10 raised to 42 4 into 10 raised to 42 subject to our calculations। मतलब मान लो चलो मैथमेटिक्स के ना थोड़ा आपका कम ज्यादा वो हम चेक कर लेंगे। मेन बात है मेन बात ये आओ। अच्छा ये भी मैं नहीं कह रहा ठीक लिखा मैंने, ठीक है, और दोबारा चेक कर लेना एक बार, मैं भी और बुक से भी चेक कर लेंगे ताकि हमारा फोकस इस पे ना रह जाए कैलकुलेशन पे। मेन बात है कि एफ ई इज नियरली इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, प्रोटॉन के बीच में रेशियो कम होती है, यानी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस नेचर आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। याद है आपको बात हुई थी मानिए ना। और इससे भी जबरदस्त कौन सी फोर्सेस हैं फिर, दो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आज का आपको छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस मैं कैलकुलेशन से दूंगा जो आपने करने हैं सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square, या F is 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 upon R square। तो भाई बुक्स एक्वायर करिए आप लोगों ने अभी तक नहीं, किन किन के पास आ गई बुक्स? Yes, sir. सैम विल यू टेल अस की कौन सी ये बुक, मतलब उसकी So Excel अरोड़ा। एडिशन मतलब वो वाली फोटो खींच के डाल सकते हो, मतलब मुझे Yes, sir. Yes, sir. मतलब you have acquired? Okay. Yes, sir. What about you, आनंदिका? सर अभी नहीं ली। लेनी है लेनी है सर, ऑर्डर की हुई है, अभी आई नहीं। हाँ बस जल्दी से कर दो, ठीक है। तो मुझे फिर प्राप्ति एंड सैम आपको मतलब एक वो उसका एडिशन की वो फोटो खींच के भेज देना, जिससे थोड़ा सा फिर आज भी मैं कॉमन क्वेश्चन ही शेयर कर देता हूँ। व्हाट अबाउट यू जीवन? ऑर्डर की आई नहीं है अभी सर। ऑर्डर लोकल खरीद लेते हैं यार, यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करिए। लोकल सर 2019 एडिशन मिलती है। अच्छा ऑनलाइन मेरी मिलती कौन सा अवेलेबल था ऑनलाइन तुम्हारे को, तुम्हें याद है प्राप्ति तुमने कौन सा लिया पढ़ा तुमने एडिशन को? एनएफसी सैम आप देख सकते हो कौन सा? पुरानी वाली तो सर है, नवी वाली भी करी हुई ऑर्डर। चिराग आपने बेटा? सर शॉपकीपर को ऑर्डर दे रखा है, वो बोला हुआ आज ही अर्लियर द बेटर बच्चों, ठीक है। तो बाकी होमवर्क मैं जो आज दूंगा करना है साथ के साथ, तुमने अभी पिछले क्वेश्चन नहीं करे हुए तो शेयर करना मेरे साथ, ठीक है। प्राप्ति कैन यू सी? यस सर मेरे जो अभी मेरे पास है 2019 की है। 19 की है सर उसको वापस कर दूं क्या? मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल वापस करनी है अगर वो चेंज हुई है तो। यस सर। उससे पूछ के अगर वो कह दे कि सेम है और उससे पूरे पैसे नहीं है या ये सेकंड हैंड में दिए हैं उसने पैसे काटे हैं तो पूरे पैसे पूरे तो उसको लेने नहीं चाहिए वो तो ठीक है मैं वापस कर देता हूँ। हाँ मतलब दो बातें मैं दोनों बातें बताता हूँ कि लेटेस्ट एडिशन 21 उनसे पूछा है जी, वो गए है जी। फिर कहना कि ये इसमें चेंजेस हैं, आप खुद ही देख लेना पुराना एडिशन भी। तो अगर आपको मैं बड़ी कॉमन सी बात करूँ सभी घरों में जहाँ पैसे बचते बचाने भी चाहिए, फर्क नहीं होता कि बड़ी बड़ी फालतू महंगी करी है बुक्स इन लोगों ने। तो अगर सेम एडिशन है 20 और 21 में कोई फर्क ही नहीं है, यू कैन गो फॉर 2019, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉमन आपको एजेंडा पता ना क्या क्या क्यों कह रहा हूँ आपको लेटेस्ट एडिशन लेने को, पता ना?
ताकि उस बुक से मैं आपको कॉमन होमवर्क दे पाऊँ डे में फ्यूचर में। दैट इज ओनली रीजन। ठीक है, तो आज फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह वो एसएल की ही होंगे क्वेश्चंस, तो आप कुछ वो आप होमवर्क आपने परसों तक करना है। देन फाइन, बाय बाय फॉर टुडे, देन सी यू। थैंक यू सर। थैंक Okay. यू।